आज हम कक्षा 9 विषय भूगोल का पहला पाठ भारत आकार और स्थिति पढ़ेंगे। अर्थात भारत की विश्व या पृथ्वी पर क्या स्थिति है, वो किस गोलार्ध में स्थित है, उसका विस्तार क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, किन किन सागरों से घिरा है आदि इस विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। प्राचीनतम संस्कृतियों, आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इराक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो भारत की सभ्यता कौन सी है जिसको हम प्राचीनतम मानते हैं? वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। पिछले कुछ दशकों, दशक मतलब होता है 10 वर्ष का एक दशक। अर्थात जैसे हम जानते हैं कि एक वर्ष कितने दिनों का होता है? 365 डेज का या 365 दिनों का, और हर 4 साल बाद एक दिन जुड़ जाता है फरवरी में और हो जाता है 366 दिन का। तो वो होता है एक वर्ष। यहां हम बात कर रहे हैं दशक। एक दशक होता है 10 वर्षों में 10 वर्ष। 10 वर्षों में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी रूप से काफी उन्नति की है। स्थिति, भारत एक विशाल देश है जो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। आप लोगों ने यह पढ़ा होगा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, 6ठी क्लास में। आइए इसको फिर रिकैप करते हैं पुनः। संपूर्ण पृथ्वी को क्या है, 2 भागों में बांटा गया। बीच की रेखा क्या है? काल्पनिक रेखा है जिसको हम 0 डिग्री भी कहते हैं, खींची गई है। उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर वर्ड यूज करते हैं। इसके उत्तरी भाग को, ये जो आपने देखा ना पिंक रंग से रंगा हुआ, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और ये जो इसका दक्षिणी भाग है जो पर्पल रंग, बैगनी रंग से, उसको कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार हम पृथ्वी के उत्तर और दक्षिणी को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं जिसको हम एक्चुअली देशांतर कहते हैं। इसके इधर के भाग को पश्चिमी गोलार्ध और इधर के भाग को पूर्वी गोलार्ध। तो हमने क्या पढ़ा? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात भारत पृथ्वी के इस भाग में अवस्थित है। आइए आगे पढ़ते हैं। इसका विस्तार मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक सीमित है। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में खींची जाती हैं वो अक्षांश कहलाती हैं। दोनों तरफ खींची जाती हैं, उत्तर और दक्षिण में। उत्तर की तरफ खींची गई अक्षांश रेखाओं को उत्तर लिखेंगे और दक्षिण की तरफ खींची गई अक्षांश रेखाओं पे दक्षिण लिखेंगे। तो भारत की क्या स्थिति है? 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री, इसका मतलब ये उत्तर की तरफ है भारत। फिर इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो भारत की क्या स्थिति है यहाँ पे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर। तो इसका क्या मतलब है? यदि हम यहां देखेंगे इसको पूर्वी देशांतर, तो भारत यहां पे है, और यदि हम बीचों बीच एक लाइन यहां खींच लेंगे उत्तरी गोलार्ध, तो भारत की स्थिति यहां पर है। आइए हम भारत के मानचित्र को देखते हैं। आप देखेंगे भारत के मानचित्र का ये जो दक्षिणी भाग है भारत का, वो 8.4 डिग्री लिखा है। ये अक्षांश है। इसको यदि हम इस रेखा को भूमध्य रेखा 0 डिग्री मान लें तो ये भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यदि उत्तर की तरफ चले जाएंगे तो ये 37.6 डिग्री मिनट है। यहाँ के ये उत्तरी भाग है, ये उत्तरम बिंदु जिसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं, और दक्षिण में भारत का कौन सा है? वो कन्याकुमारी है जिसको केप। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे पूर्व पश्चिम की तरफ आएंगे तो 68 डिग्री 7, यदि हम इसको 0 देशांतर मान लें, यहाँ पे 0 देशांतर, तो यहाँ से हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो ये 68 डिग्री 0.7 मिनट पूरब है, और इसी प्रकार भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो 97 डिग्री 0.25 है। समझे? तो इस तरह भारत का अक्षांशी विस्तार आपने देखा कि किस प्रकार भारत का ये अक्षांशी विस्तार बना हुआ है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 डिग्री उत्तर जो देश के लगभग 2 भागों में बांटती है। यदि हम बीचों बीच से देखे जाए तो कर्क रेखा यहाँ से खींची गई है, भारत के बीचों बीच से। ये कर्क रेखा है, ये है 23 डिग्री पॉइंट उत्तर।
क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो इसके लिए हम ये उत्तर शब्द का लिखेंगे, जो भारत को दो भागों में बांटता है, एक ऊपरी भाग में और दक्षिणी भाग में। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप अरब सागर में। अब पुनः हम मानचित्र को देखते हैं, ये बंगाल की खाड़ी है और ये कौन सा है, ये अंडमान निकोबार है, और ये अरब सागर है, और यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप बना, देखिए लक्षद्वीप लिखा हुआ है, ये लक्षद्वीप बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात यदि हम मानचित्र को देखेंगे तो जो भारत का ये पूरा नक्शा आप देख रहे हैं, इस नक्शे का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,283 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यदि हम संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल को यदि 100% मांग ले, 100, तो भारत का क्षेत्रफल कितना, 2.4। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या रहती है, 17%। मतलब 2.4% भाग पे विश्व की 17% जनसंख्या रहती है। तो इस विषय में जरूर सोचिएगा कि क्या ये बात सही है, देश के हित में है कि नहीं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब भारत से बड़े विश्व के कौन कौन से देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। इसको रट लीजिएगा, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये सिर्फ 9th क्लास में नहीं, 9th के बाद भी विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का मतलब ये होता है कि यहाँ से, ये देख रहे हैं गुजरात का, ये पूरे भाग को यदि हम राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, असम, ये लेते लेते बांग्लादेश की सीमा यहाँ तक आएंगे, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। इसको रखिएगा, ये बहुविकल्पिक में पूछे जाते हैं प्रश्न बहुत बार। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6,100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि का मतलब यहाँ से कच्छ का रण है, ये गुजरात का, यदि ये लिया जाए तो ये जो समुद्री भाग है भारत का, ये कुल कितना है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कितना है, 6,100 किलोमीटर है। और कुल समुद्री रेखा की लंबाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। यदि ये तटरेखा हम ले रहे हैं तब तो भारत की कुल जलीय सीमा कितनी हो गई, तटीय सीमा 6,100। लेकिन ये जो अंडमान निकोबार है और ये जो लक्षद्वीप है, यदि इसकी भी तटीय सीमा ले लेंगे तो कुल तटीय सीमा कितनी बन गई भारत की, 7,516.6 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलययुक्त पर्वत हिमालय स्थित है। इसका क्या मतलब है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ये हम अगले पाठ में पढ़ेंगे भारत के भौतिक स्वरूप में। यहाँ पे हिमालय पर्वत स्थित है। इसके दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा है, उत्तर का विशाल मैदान। यदि हम बीच के भाग को देखेंगे तो ये उत्तर का विशाल मैदान है। फिर ये देखिए, ये 23 डिग्री हमने करके रेखा देखा था, उसके बाद ये 22 डिग्री के बाद ये संकरा होता चला गया है। भारत का जो दक्षिणी भाग है संकरा होता हुआ चला गया है। भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। पठार किसे कहते हैं, ये जो भारत का दक्षिणी भाग है इसको पठार कहते हैं। पठार का मतलब होता है कि एक ऐसी उच्च भूमि जिसका ऊपरी भाग समतल हो, ऐसे पर्वत होगी तो क्या हो जाएगा, नोकीला। और प्रायद्वीपीय पठार का मतलब है ऐसा भूभाग जो तीन तरफ समुद्र से या पानी से घिरा हो। यदि चार तरफ से घिरा होगा तो क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा, आइलैंड। मतलब कोई भूभाग यदि चारों तरफ पानी से, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं, ये द्वीप क्यों कहते हैं कि इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। लेकिन इसके क्या है, एक तरफ पानी, दो तरफ पानी, तीन तरफ पानी और दूसरी तरफ स्थल है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पुनः मैप को हम देखेंगे, ये क्या है,
बंगाल की खाड़ी है और ये क्या है, अरब सागर है, और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। इसको पढ़ेंगे हम लोग। भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर। पुनः हम मैप को देखेंगे, आप इसको मैप को बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये उत्तर दक्षिण, ये 8.4 डिग्री से 37 डिग्री तक देख रहे हैं आप, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या है, कितना, 3214 किलोमीटर। इसको रटा कैसे जाएगा, ये बहुत ईजी है। जैसे 1 2 3 4 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार पूरब पश्चिम विस्तार, ये पश्चिमी भाग है भारत का और ये पूर्वी भाग है, इसका विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर है। कर्क रेखा जो भारत के दो बराबर भागों में बांटती है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। कर्क रेखा के भारत में जो भारत के बीचों बीच से खींची गई है, ये उत्तरी भाग कहलाता है और ये दक्षिणी भाग कहलाता है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अभी हम मानचित्र में देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनकी राजधानियों को याद रखना है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, त्रिपुरा की क्या है, अगरतला है कि आइजोल है पूछेगा, और मिजोरम की कोहिमा है कि दिसपुर है। इन दोनों को आप कंफर्म करके बताइएगा कि इन दोनों की राजधानियां क्या है। कर्क रेखा जो अभी हमने पढ़ा कि किन किन राज्यों से गुजरती है, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कुल कितने राज्य हो गए, 8 राज्य। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती। भारत के पश्चिम 68 डिग्री पूर्व और पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के मध्य 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का अंतर है। इसका क्या मतलब है, इस मानचित्र को पुनः हम देखेंगे। ये रहा 68 डिग्री 7 और 97, यदि इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का अंतर आएगा। जैसे कि हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि सूर्य को एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर की यात्रा में 4 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको, कि समय लगता है। अर्थात सूर्य जब पृथ्वी घूमती है तो उसको एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। इस कारण भारत के पश्चिमी पूर्वी भाग के समय में लगभग 2 घंटे का, 2 घंटे का क्यों, 68 और 97 यदि 30 मिनट्स तो कितने देशांतर है, 30, और 30 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 120 मिनट। अर्थात यहाँ के टाइम और यहाँ के टाइम में कितना है, 120, अर्थात 2 घंटे का अंतर है। इस समस्या के निराकरण के लिए भारत के मध्य से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, को भारत की मानक यमुनोत्तर माना गया तथा इस देशांतर के स्थानीय समय को ही भारत का मानक समय माना गया। आप मानचित्र को देखिएगा, इस पे मानचित्र में आप ध्यान से देखिएगा, एक ये लाइन खींची गई है 82 डिग्री, ये भारत के बीचों बीच के, मतलब 68 और 97 के बीचों बीच की वैल्यू है 82। इसका मतलब है यहाँ पे जो समय होगा वही संपूर्ण भारत का समय होगा। ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया कि आप आसाम जाइएगा तो वहाँ दिन में 3 बजे, सुबह 3 बजे ही आपको सूर्य नजर आएगा। घड़ी 3 बजे आ रही होगी लेकिन वहाँ सूर्य निकला होगा, लेकिन सूर्य यहाँ पे काफ़ी देर बाद। तो यदि कोई ट्रेन यहाँ से 5 बजे चलेगी तो आपके यहाँ भी यदि वो टाइम 5 बजे होगा तो आप तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि 5 बजे वहाँ से चलेगी कि यहाँ से चलेगी। इसलिए एक मानक समय दिया गया है ताकि रेलवे, रेडियो और जो भारत का समय है कार्य हो, वो पूरे देश में एक ही समय हो। यहाँ भी जब 5 बजे तब भी यहाँ 5 बजे हो, तभी स्थिति बन सकती है जब बीच के एक देशांतर रेखा के स्थानीय समय को लिया जाएगा। भारत मानक समय ग्रीनविच GMT कहते हैं, ग्रीनविच टाइम, या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऐसा कैसे हो गया ये, देखिए भारत का जो 82 है, 82 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो करीब ये 5 घंटे 30 मिनट का अंतर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक देशांतर से दो देशांतर में जाने में 4 मिनट लगते हैं। तो उसी प्रकार 82 को यदि 80 करेंगे तो 8 4 32 अर्थात 320 मिनट। 300 मिनट कितना हुआ? 5 घंटे हुए ना, और फिर 20 मिनट, और जो 30 बचा था उसको फिर 20 मिनट, तो करीब 5.5 घंटे हम उनसे आगे चलते हैं। इसीलिए आपने कभी क्रिकेट मैच खेलते हुए देखा होगा, जब भारतीय टीम इंग्लैंड जाती है तो वहाँ पे दोपहर के 2:30 बजे मैच शुरू होता है, जबकि वहाँ सुबह 10:30 बजे रहा होता है। और इसी प्रकार जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलने जाती है तो वहाँ सुबह 4 बजे मैच शुरू होता है। तो हमारे देश में तो 4 बज रहा होता है, लेकिन उनके देश में क्या हो रहा है? सुबह 10 बज रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे पूर्व में स्थित है, और पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। इसका मतलब है वहां सूर्य पहले निकलता है और आपके क्षेत्र में सूर्य बाद में। अब विषय क्या है? भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार। यदि हम इसको एटलस ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए एटलस, देखिए ये एशिया मानचित्र है। आप इस पे देखेंगे संपूर्ण एशिया जितना रंगीन है, ये एशिया, ये अफ्रीका है। यहाँ पे देखिए अफ्रीका दिख रहा है। तो आप देखिएगा कि ये एशिया का पश्चिमी भाग है और ये एशिया का पूर्वी भाग है। इसके संदर्भ में आप देखें तो भारत की स्थिति क्या है? बीचों बीच है। और दूसरी लाइन हमने एशिया के दक्षिण में, तो ये देखिए ये एशिया का उत्तरी भाग है और ये एशिया का दक्षिण है। तो भारत की स्थिति क्या है? एशिया के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत की को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। आपने ये देखिए, ये कौन सा सागर लिखा है? हिंद महासागर। ये विश्व का एकमात्र सागर है, याद रखिएगा बच्चों, कि जो किसी देश के नाम पे है। आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति विश्व में कितनी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में भारत कितना शक्तिशाली, प्रबल और वैभवशाली रहा होगा कि उसके नाम पे एक सागर का नाम रख दिया गया। और किसी संयुक्त आज आप देखेंगे यूएसए बहुत अमीर है, बहुत शक्तिशाली है, चाइना बहुत शक्तिशाली है, क्या उसके नाम पे कोई सागर है? नहीं, महासागर है, लेकिन महासागर एक ही है जिसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर के किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया। भारत विश्व के देशों का साथ संपर्क युगों से, युग आपने पढ़ा होगा कि ये कलयुग चल रहा है। धरती पे 4 युग हुए, कौन कौन से हुए? यदि सीक्वेंस में नहीं, यदि सिर्फ नाम लिया जाए तो द्वापर, सतयुग, त्रेता और ये कलयुग। परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि भारत के उत्तरी भाग पे पर्वत है। यदि आप भारत के मानचित्र को ध्यान से देखिएगा, ये मानचित्र को, ये भारत का उत्तरी भाग है, तो इस पर आप देखिएगा पर्वत है। तो यहीं से काफी प्राचीन काल में विभिन्न दर्रों का मतलब होता है 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता, उससे भारत में काफी लोग आए। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। भारत आने का समुद्री मार्ग पुर्तगाली निवासी वास्को डिगामा, याद रखिएगा गोवा में वास्को डिगामा जगह भी है एक अभी, ने खोजा, जो 20 मई 1498 को केरल के तटीय शहर कालीकट कोझिकोड में पहुंचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के संदर्भ में कि भारत की खोज नहीं, भारत तक समुद्र से आने की मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी, जो 20 मई 1498 को केरल के तटीय शहर कालीकट पहुंचा। वास्तव में भारत को जो खोजने के लिए निकला था कोलंबस निकला था, लेकिन उसने मार्ग गलत पकड़ लिया। वो चला गया पश्चिम की तरफ और वो कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। तो अमेरिका की इसलिए नहीं कहते कि संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। वो वास्तव में भारत को खोजना चाहता था। उसके बाद पुर्तगाली निवासी वास्को डिगामा भारत आए और उन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की।
इन मार्गों से ही प्राचीन समय में पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ विचारों, वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। इन्हीं मार्गों से उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। उपनिषद प्राचीन ग्रंथों में, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां आपने पढ़ी होंगी, भारतीय अंग और दशमलव प्रणाली। दशमलव मतलब डेसिमल, अंग। आपने एक बहुत पुरानी पिक्चर आई थी मनोज कुमार जी की, पूरब व पश्चिम, ये गाना सुना होगा आप, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत के गीत सुनाता हूँ। उसके स्टार्टिंग में जो एक छोटी सी कविता टाइप 4 लाइन में थी, अगर जीरो भारत ना देता तो दुनिया को गिनती ना आती, अगर भारत दशमलव ना देता तो चांद में जाना मुश्किल था। ये क्या प्रतीत करता है? ये बताता है कि विश्व को भारत ने जीरो और डेसिमल पॉइंट दोनों सिंबल भारत ने ही विश्व को दिए। इसी प्रकार भारतीय मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाते थे। भारतीय मसाले विश्व प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि वास्को डी गामा भारत से जो मसाले लेके गया था और फिर उसने यूरोपीय बाजारों में बेचा, तो उसने अपनी यात्रा के आने जाने के खर्च से 5 गुना ज़्यादा पैसा कमाया। मतलब भारतीय मसालों की विश्व में इतनी मांग थी, डिमांड थी। और मलमल, मलमल वेलवेट होता है, बहुत कपड़ा। कहते हैं कि ढाका पहले भारत में ही था, वो तो 1971 के वॉर के बाद अलग हुआ, उससे पहले 1947 में पूर्वी पाकिस्तान बना। कहते हैं कि ढाका में जो मलमल का कपड़ा बनता था, उसकी एक बहुत बड़ी चादर कहिए या साड़ी या बड़े, वो एक माचिस की डिबिया के अंदर आ जाती थी। आप समझ लीजिए कितना सॉफ्ट रहता होगा, कितनी बढ़िया कारीगरी उसकी रहती होगी। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकलाओं के प्रतीक मीनारों, जैसे आपने 4 मीनार देखा होगा हैदराबाद का, ताजमहल के चारों तरफ मीनार देखे, गुम्बदों, ताजमहल के ऊपर गुम्बद का प्रभाव हमारे देशों के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश। भारत दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको 2800 राज्यों की राजधानियों को याद रखना है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले कितने थे? 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर, जो भारत का सबसे ऊपरी भाग है, ये देखिए जम्मू कश्मीर है, ये बेटा, ये देखिए जम्मू कश्मीर है। ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था, राज्य था, जिसको 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसको 2 भागों में बांटा गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो पहले 29 राज्य थे, अब भारत में कितने हो गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें क्या किया गया है कि जो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से, इसको अब क्या किया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों को एक बार देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर और नीचे चले आइएगा तो आप ये देखिएगा दिल्ली, ये जो देख रहे हैं दिल्ली, आप दिल्ली वास्तव में यहाँ पे मुख्यमंत्री है, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपनी विधानसभा है और केजरीवाल जी महाराज यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद आप आइएगा दादर एंड नागर हवेली, जैसे मैंने पहले बताया, ये पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में इनको एक कर दिया गया। इस प्रकार दिल्ली के उत्तर पे आइएगा तो ये देखिएगा एक चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी है। फिर दादर एंड नागर हवेली, फिर नीचे दक्षिण की तरफ आइएगा पौंडीचेरी, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल कितने हो गए? 1 अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप 2, पुडुचेरी 3, ऊपर और आइए उत्तर की तरफ, दादर एंड नागर हवेली 4, फिर इधर आइए दिल्ली 5, चंडीगढ़ 6,
जम्मू कश्मीर 7 और लद्दाख 8। तो कुल भारत पे कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 8, और ये बाकी सब राज्य है। इनकी राजधानियां आपको बहुत अच्छी तरह याद रखनी है, ठीक है। अब भारत की सीमाएं देखिए, ये देखिए जो पश्चिम में है भारत के, ये कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये उत्तर में देखिए तिब्बत, यहां देखिए तिब्बत लिखा हुआ है, एक्चुअली चीन का पूरा भाग है। नेपाल है, भूटान है, फिर इधर देखिए बांग्लादेश है, ये उत्तर पूर्व में म्यांमार है, और आप एकदम दक्षिण में चले आइए भारत के तो एक द्वीप है श्रीलंका। ये भारत के पड़ोसी देश है जो भारत की सीमाओं का निर्धारण करते हैं, या ऐसा कहिए जो भारत की सीमाओं पर स्थित है। देखिए भारत के जो दक्षिण में एक तो मालदीव है और एक दूसरा ये महत्वपूर्ण देश है श्रीलंका। इसको देखिए पाक जल संधि, ये देखिए पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये एक रास्ता देता है समुद्री। यहीं पे राम सेतु बना हुआ है, आपने रामायण पढ़ी होगी और टीवी में देखी होगी कि राम सेतु यहीं से भगवान श्री राम श्रीलंका में गए थे, तो यहीं पे राम सेतु का निर्माण किया। कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं इस किताब में पाठ के अंदर। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो जान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र होते क्या। देखिए जैसे आपके जो राज्य वहाँ पे एक मुख्यमंत्री होगा, है ना, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है माननीय योगी आदित्यनाथ, इसी प्रकार पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी। हाँ, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, ये सीधा राष्ट्रपति के अधीन होता है, इसलिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है। तो पूछा गया पश्चिमी और पूर्वी तट पे भारत के कौन से दो हैं? पहला है पश्चिमी तट पर दादर है नागर हवेली दमन एंड दीव, और दूसरा माही पुडुचेरी। आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये रहा दादर एंड नागर हवेली, ये रहा दादर एंड नागर हवेली, और नीचे दक्षिण में आइए और दक्षिण में चाहिए ये माहे पुडुचेरी। एक चीज जान लीजिएगा कि पौंडीचेरी और पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्वी भाग में भी है और पश्चिमी भाग में भी है, और पूर्वी भाग में देखिए यहाँ पे लिखा है ना पुडुचेरी और कराईकल। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है विभिन्न प्रकार की नौकरियों की परीक्षाओं में। भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों में फैला हुआ है या दोनों तटों पे है भारत के? तो आपको याद रखना है पुडुचेरी, जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों में फैला हुआ है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यदि देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। याद रखिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। उसके बाद जो सबसे छोटा राज्य है वो इसी पश्चिमी तट पे है गोवा। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, गोवा सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसमें एक और प्रश्न पूछा गया किताब में, वो कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? अर्थात भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश को नहीं छूते, और साथ साथ अरब सागर, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी को। तो कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। आइए हम इसको मानचित्र में पुनः देखते हैं कहाँ कौन कौन से राज्य हैं। देखिए हरियाणा चारों तरफ से राज्यों से घिरा है, ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छोड़ रहा। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर तेलंगाना।